नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की वीडियो में। मैं हूं आपके साथ चेतन। चलिए डालते हैं कानून की खबरों पर एक नजर। सुप्रीम कोर्ट में आज 3 नए न्यायाधीशों जस्टिस एन वी अंजारिया, जस्टिस विजय बिश्नोई और जस्टिस अतुल एस चंदुरकर ने पद की शपथ ली है। मुख्य न्यायाधीश जस्टिस बी आर गवाई ने उन्हें शपथ दिलाई है, जिससे सर्वोच्च न्यायालय की स्वीकृत 34 न्यायाधीशों की पूर्ण क्षमता बहाल हो गई है। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने 26 मई को इन तीनों न्यायाधीशों की नियुक्ति की सिफारिश की थी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 29 मई को इस सिफारिश को मंजूरी दी और उसी दिन केंद्र सरकार ने उनकी नियुक्ति की अधिसूचना जारी की। अब आपको इन न्यायाधीशों के बारे में बताते हैं थोड़ा। जस्टिस एन वी अंजारिया का जन्म 23 मार्च 1965 को अहमदाबाद में हुआ। उन्होंने 1988 में गुजरात हाई कोर्ट में वकालत शुरू की और 2011 में वहां अतिरिक्त न्यायाधीश नियुक्त हुए। 2013 में उन्हें स्थायी न्यायाधीश बनाया गया। फरवरी 2024 में उन्होंने कर्नाटका हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के रूप में शपथ ली। सुप्रीम कोर्ट में उनका कार्यकाल 23 मार्च 2030 तक रहेगा। इसके बाद बात करें तो जस्टिस विजय बिश्नोई की। जस्टिस बिश्नोई का जन्म 26 मार्च 1964 को जोधपुर में हुआ। उन्होंने राजस्थान हाई कोर्ट में वकालत की और 2013 में वहां अतिरिक्त न्यायाधीश नियुक्त हुए। 2015 में उन्हें स्थायी न्यायाधीश बनाया गया। फरवरी 2024 में उन्होंने गुवाहाटी हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के रूप में शपथ ली। सुप्रीम कोर्ट में उनका कार्यकाल 25 मार्च 2029 तक रहेगा। जस्टिस अतुल एस चंदुरकर। जस्टिस चंदुरकर का जन्म 7 अप्रैल 1965 को हुआ। उन्होंने 1988 में मुंबई में वकालत शुरू की और 1992 में नागपुर ट्रांसफर हो गए। 2013 में उन्हें बॉम्बे हाई कोर्ट का अतिरिक्त न्यायाधीश नियुक्त किया गया। सुप्रीम कोर्ट में उनका कार्यकाल 7 अप्रैल 2030 तक रहेगा। इन तीनों न्यायाधीशों की नियुक्ति से सुप्रीम कोर्ट की न्यायिक क्षमता में वृद्धि हुई है, जिससे न्यायालय के कार्यों में और अधिक दक्षता और गति की उम्मीद जताई जा रही है। अगली खबर की तरफ चलते हैं। उत्तराखंड के पौड़ी जिले के 19 वर्षीय अंकिता भंडारी की हत्या के 3 साल बाद कोतवाल की अपर जिला एवं सत्र न्यायालय ने 30 मई 2025 को इस बहुचर्चित मामले में फैसला सुनाया। अदालत ने वंतरा रिसोर्ट के मालिक पुलकित आर्य, मैनेजर सौरभ भास्कर और सहायक मैनेजर अंकित गुप्ता को हत्या, सबूत मिटाने और अपहरण के आरोपों में दोषी ठहराया है। अंकिता भंडारी पौड़ी जिले के डोब त्रिकोट गांव की निवासी थी। उन्होंने देहरादून के श्री राम इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट में होटल प्रबंधन का कोर्स शुरू किया था, लेकिन पारिवारिक आर्थिक तंगी के कारण उन्हें पढ़ाई छोड़नी पड़ी। इसके बाद 28 अगस्त 2022 को उन्होंने ऋषिकेश के वंतरा रिसोर्ट में रिसेप्शनिस्ट के रूप में काम करना शुरू कर दिया। काम के दौरान अंकिता को रिसोर्ट के मालिक पुलकित आर्य और अन्य कर्मचारियों द्वारा विशेष सेवा देने के लिए दबाव डाला गया। उन्होंने ये बात अपने दोस्तों से साझा की थी और व्हाट्सएप चैट में भी इसका उल्लेख किया था, जिसमें उन्होंने लिखा था, मैं गरीब हो सकती हूँ लेकिन 10,000 के लिए खुद को नहीं बेचूंगी। 18 सितंबर 2022 को अंकिता अचानक लापता हो गई। उनके पिता ने कई पुलिस थानों में शिकायत दर्ज कराने की कोशिश की, लेकिन उन्हें क्षेत्र अधिकार का हवाला देकर टाल दिया गया। बाद में पुलकित आर्य ने राजस्व पुलिस को अंकिता की गुमशुदगी की सूचना दी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। 24 सितंबर 2022 को अंकिता का शव चिला नहर से बरामद हुआ। जांच में खुलासा हुआ कि पुलकित आर्य, सौरभ भास्कर और अंकित गुप्ता ने अंकिता को नहर में धक्का देकर हत्या की थी। पुलकित ने हत्या की बात कबूल की। पुलिस ने इस मामले में 500 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की, जिसमें 100 गवाहों के बयान और 30 से अधिक दस्तावेजी साक्ष्य शामिल थे। अदालत ने पुलकित आर्य के खिलाफ हत्या, सबूत मिटाने, छेड़छाड़ और अनैतिक व्यवहार अधिनियम के तहत आरोप तय किए हैं। अन्य 2 आरोपियों पर हत्या और सबूत मिटाने के आरोप लगे हैं। सुनवाई के दौरान अदालत परिसर के 200 मीटर के दायरे में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे। सिर्फ वकीलों, केस से जुड़े पक्षों और आवश्यक स्टाफ को ही अंदर जाने की अनुमति थी। इस फैसले से अंकिता के परिवार और राज्य भर में न्याय की उम्मीद लगाए बैठे लोगों को राहत मिली है। अंकिता के पिता ने कहा, हमारी बेटी को न्याय मिला है, लेकिन उसकी कमी हमेशा खलेगी। अगली खबर की तरफ चलते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में एक बलात्कार के मामले को खारिज करते हुए कहा कि महिला की व्हाट्सएप चैट से उसकी चालाक और प्रतिशोधी प्रवृत्ति का पता चलता है। अदालत ने पाया कि आरोपी के खिलाफ लगाए गए आरोप दुर्भावपूर्ण है और बदले की भावना से प्रेरित थे। न्यायमूर्ति विक्रमनाथ और न्यायमूर्ति संजय करोल की पीठ ने कहा कि महिला द्वारा प्रस्तुत किए गए सबूतों में विरोधाभास है और उसकी बातचीत से स्पष्ट होता है कि उसने आरोपी को फंसाने के लिए झूठे आरोप लगाए। अदालत ने यह भी कहा कि महिला ने आरोपी को ब्लैकमेल करने की कोशिश की थी और जब उसका प्रयास विफल हुआ तो उसने बलात्कार का आरोप लगा दिया।
अदालत ने कहा कि ऐसे मामलों में सावधानी पूर्वक जांच आवश्यक है ताकि निर्दोष लोगों को झूठे आरोपों से बचाया जा सके। इस फैसले से स्पष्ट होता है कि न्यायपालिका ऐसे मामलों में तथ्यों और सबूतों के आधार पर निर्णय लेती है, न कि केवल आरोपों के आधार पर। अगली खबर है, प्रसिद्ध आध्यात्मिक गुरु जग्गी वासुदेव, जिन्हें सदगुरु के नाम से जाना जाता है, ने अपने नाम और छवि के अनधिकृत उपयोग के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। उन्होंने आरोप लगाया है कि कुछ वेबसाइट्स और एआई जनित सामग्री उनके नाम और छवि का दुरुपयोग कर रही है, जिससे उनकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंच रहा है। न्यायमूर्ति सौरभ बनर्जी की अदालत में पेश हुए सदगुरु के वकील ने बताया कि कई वेबसाइट उनके नाम और छवि का उपयोग कर गर्भ यात्रा नामक पुस्तक जैसे उत्पादों का प्रचार प्रसार कर रही है, जिससे ऐसे प्रतीत होता है कि सदगुरु इन उत्पादों का समर्थन करते हैं। वकील ने तर्क दिया कि ये जनता को गुमराह करने और धोखाधड़ी करने का स्पष्ट मामला है, जो एआई तकनीक के माध्यम से हो रहा है। गूगल के वकील ने अदालत को बताया कि उनके प्लेटफॉर्म केवल पर्याप्त शिकायतों पर कार्रवाई करता है। उन्होंने कहा, हमारे पास कोई सक्रिय फिल्टरिंग तंत्र नहीं है। यदि कोई विशेष यूआरएल की शिकायत की जाती है तो हम उसकी जांच करते हैं और यदि शिकायत वैध पाई जाती है तो हम उसे हटा देते हैं। अगली खबर है फरीदाबाद से। फरीदाबाद के निमका जेल में एक गंभीर लापरवाही सामने आई है, जहां नाम की समानता के कारण एक गलत कैदी को रिहा कर दिया गया। जेल अधिकारियों ने 24 वर्षीय नितेश नामक व्यक्ति को रिहा करना था, जिसे मामूली मारपीट और अतिक्रमण के मामले में जमानत मिली थी, लेकिन गलती से 27 वर्षीय नितेश पांडे को रिहा कर दिया गया, जो 2021 में एक 9 वर्षीय बच्चे के साथ बार बार बलात्कार करने के आरोप में पॉक्सो एक्ट के तहत आरोपी है। दोनों कैदियों का नाम नितेश और पिता का नाम रविंदर होने के कारण ये भ्रम हुआ। पुलिस के अनुसार बलात्कार के आरोपी नितेश पांडा ने अपनी पहचान छिपाकर रिहाई प्राप्त की। अब उसके खिलाफ सदर पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया है और उसे दोबारा गिरफ्तार करने की तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। जेल के डिप्टी सुपरिटेंडेंट विक्रम सिंह ने कहा, हमने नितेश पांडे के खिलाफ पहचान छिपाकर रिहाई प्राप्त करने की शिकायत दर्ज की है। अधिकारियों ने आश्वासन दिया कि उसे जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा, लेकिन बात करें अगर पुलिस की लापरवाही की, तो इतने खूंखार अपराधी को छोड़ना एक मामूली बात नहीं है। खैर, आपका क्या कहना है इस पूरे मामले में, हमें कमेंट डाउन करके बताएं। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी द्वारा दायर उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें उन्होंने भारतीय सेना पर कथित आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर निचली अदालत द्वारा जारी समन को चुनौती दी थी। न्यायमूर्ति सुभाष विद्यार्थी की एकल पीठ ने यह आदेश पारित किया और कहा कि विस्तृत निर्णय 2 जून को जारी किया जाएगा। राज्य सरकार की ओर से अतिरिक्त महाधिवक्ता वीके शाही सहित अन्य अधिवक्ताओं ने तर्क दिया कि राहुल गांधी के पास सत्र न्यायालय में अपील करने का वैकल्पिक उपाय उपलब्ध था, इसलिए उनकी याचिका उच्च न्यायालय में सुनवाई योग्य नहीं है। यह मामला उदय शंकर श्रीवास्तव द्वारा दायर शिकायत पर आधारित है, जिसमें आरोप लगाया गया कि दिसंबर 2022 में भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने भारतीय सेना के बारे में आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। इस शिकायत के आधार पर लखनऊ की एक निचली अदालत ने राहुल गांधी को समन जारी किया था। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाईकोर्ट द्वारा जमानत याचिका पर निर्णय में देरी पर चिंता व्यक्त की है। कोर्ट ने कहा है कि नागरिकों की स्वतंत्रता से संबंधित मामलों में एक दिन की भी देरी नहीं होनी चाहिए। कोर्ट ने मामले की सुनवाई के लिए हाईकोर्ट की अवकाश पीठ को 9 जून को निर्देशित किया है। तो ये थी आज की कुछ प्रमुख कानूनी खबरें। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप बने रहे द लॉर्ड वाइस चैनल के साथ।